हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड यूजिंग इंडिफरेंस कर्व। तो आज का क्लास जो है ये चैप्टर बहुत अच्छा है। इसमें कर्व्स के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और इतना इस अच्छे तरीके से बेसिक से आपको समझाऊंगा कि हर एक बच्चा इसको समझ सकता है और इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, क्लास को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है। मैंने आपको बताया था कि इंडिफरेंस कर्व किसके लिए बनती है। मेरी पहली क्लास स्टार्टिंग में जाइए, जब मैं पहली क्लास में मैंने बताया था कि डिमांड कर्व में जो आपका कंज्यूमर्स होता है और एक प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, दोनों के लिए कौन कौन सी कर्व बनती है। तो इंडिफरेंस कर्व बनती है कंज्यूमर के लिए, जो डिमांड करता है, जो खर्चे करता है। ठीक है, और बेसिकली इसको मैं बेसिक से समझा के आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। इसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे, ये वाला चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है। क्या चाहता है आपका कंज्यूमर, आप क्या चाहते हो? आप तो एक ही चीज़ चाहते हो, बस सर सिलेबस ख़त्म करो अब 4 दिन में। चलिए, तो कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है और ये किसके लिए बनती है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व किसके लिए बनती है? तो कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है मैंने पहले ही बताया था। इसका मतलब होता है ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ये चीज़ तो मैं आपको बेसिक में ही पढ़ा चुका हूँ पहली क्लासेस में, ताकि आपको बीच में दिक्कत ना आए। जैसे आप लोग हो, अगर आप कुछ खर्चा कर रहे हो तो आप क्या चाहते हो कि जो भी चीज़ आप परचेज़ कर रहे हो वो जो आपके बजट में और सबसे अच्छा सेटिस्फेक्शन आपको मिले, आप वही चीज़ परचेज़ करोगे। जो आपके पास अल्टरनेट है आप उसको यूज़ करोगे। ठीक है, ऐसा क्यों करना पड़ता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं, और आपके वांट्स क्या हैं, अनलिमिटेड हैं। इसी के लिए तो इकोनॉमिक्स बना था। पहली क्लासेस याद कीजिए, मैंने सब कुछ पढ़ाया था आपको बेसिक क्लासेस में। तो जो कंज्यूमर का बिहेवियर होता है वो क्या होता है, वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है। किसके साथ? जो भी इसकी सैलरी या इनकम होगी, जो भी उसकी सैलरी होगी। ठीक है, अब एक वर्ड इसमें यूज़ होगा जिसका नाम है यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी क्या होता है ये भी मैंने बताया था। ये बेसिकली सेटिस्फेक्शन लेवल होता है कि आपकी यूटिलिटी कितनी है। कोई चीज़ आपने यूज़ करी, आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, वो आपकी क्या है, यूटिलिटी। इसको बोलते हैं यूटिलिटी लेवल, LEVEL, लेवल ऑफ कंज्यूमर्स, यूटिलिटी लेवल। ठीक है, और आप क्या बोल सकते हो, सेटिस्फाई पावर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर सेटिस्फाई करने की पावर कितनी है। तो कंज्यूमर बिहेवियर कैसा होता है, जो कंज्यूमर होता है, जो पैसा खर्च कर रहा है, उसका एक ही मेन मोटिव होता है कि वो जितना पैसा कर रहा है उसको अच्छे से यूटिलाइज करे, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। जो भी चीज़ ले रहा है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसके बजट में मिल जाए, उसकी सैलरी के साथ जो भी उसका एक्सपेंसिव चीज़ें हैं कितना वो अफोर्ड कर सकता है। और यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी होता है सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है कंज्यूमर का। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी एग्जांपल समझिए। ठीक है, छोटी सी एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए एक आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, एक कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो। ठीक है, एक कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो इससे क्या होगा? ठीक है, आपकी प्यास बुझेगी, आपकी थर्स्ट क्या होगी, कम होगी। अब यूटिलिटी किसको बोला जाएगा? यूटिलिटी बोला जाएगा कि आपकी जो प्यास है वो कितनी कम हुई, आपकी प्यास कितनी कम हुई। ये डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। अगर आपको बड़ी ज़्यादा प्यास लगी, कुछ भी नहीं मिल रहा, उस टाइम पे आपको कोल्ड ड्रिंक मिल जाती है तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको और कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसी से आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, कुछ तो कुछ पीना था, तो आपको मिल गया कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक पिया, आपकी प्यास कम हुई, आपको मतलब सुकून मिला, ऐसे बोल सकते हो। जो आप चीज़ आपको सबसे ज़्यादा सुकून दे वो सेटिस्फेक्शन लेवल आपका ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। ठीक है, हर एक प्रोडक्ट की अपनी अपनी यूटिलिटी होती है। सारे प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। एवरी प्रोडक्ट आप बोल सकते हो
सारे प्रोडक्ट की क्या होती है, डिफरेंट यूटिलिटी होती है। मैं बताऊंगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। तो क्वेश्चन यहाँ से सिंपल पूछा जा सकता है कि सारे प्रोडक्ट की यूटिलिटी सेम होती है, डिफरेंट होती है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग होती है, बट ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड किस पे करता है, नीड के ऊपर, डिपेंड्स अपॉन एक पर्सन की नीड क्या है, एक पर्सन की नीड क्या है। कोई भी चीज़ है उसका यूटिलिटी लेवल कितना, वो सेटिस्फेक्शन कितना दे सकती है, उसका वो डिपेंड किस पे करेगा, वो जो डिपेंड करेगा वो आपका डिपेंड करेगा, चलिए वो डिपेंड किस पे करेगा, वो करेगा कि एक पर्सन की नीड कितनी है, उसी हिसाब से वो डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए एक है आपकी सीता और एक आपकी रीटा, सीता रीटा, ठीक है। अब जो रीटा है ये चिकन ज़्यादा खाती है, मुर्गा ज़्यादा खाती है, ठीक है, चिकन ज़्यादा खाती है। और ये जो सीता है ये क्या करती है, ये राधा स्वामी है, ये क्या खाती है ज़्यादा, ये आपकी वेजिटेबल्स ज़्यादा खाती है, सब्जी ज़्यादा खाती है। अगर आप लोग, ठीक है, रीटा को क्या देते हो, वेजिटेबल देते हो, और इसको दे देते हो चिकन, ये तो खाएगा नहीं, इसका सेटिस्फेक्शन लेवल 0। मान ली थोड़ा बहुत खा भी लेती है, लेकिन ये ज़्यादा खाती है, तो इसको अगर ये दोगे तो इसका सेटिस्फेक्शन लेवल यहाँ पे कम हो जाएगा। अगर इसको ये मिल गया चिकन तो यूटिलिटी ज़्यादा होगी, सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा होगा। देखिए एक ही चीज़, यही चिकन, रीटा के लिए सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, यूटिलिटी ज़्यादा है, और सीता के लिए क्या है, सीता के लिए क्या है, कम है। तो वो डिपेंड करता है एक पर्सन क्या पसंद करता है, और टाइम पे डिपेंड करता है। अगर आपको बहुत भूख लगी है, कुछ नहीं मिल रहा, अगर चिकन नहीं मिल रहा, मान लीजिए कुछ नवरात्रे वगैरह चल रहे हैं, आपको चिकन नहीं मिल रहा, तो इसी से गुजारा करना पड़ेगा। फिर आपको भूख लगी है, फिर इसी से सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल जाएगा। तो यूटिलिटी बेसिकली होता क्या है कि आपको कोई चीज़ खाने के बाद कितना सुकून मिल रहा है, कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो हर बंदे का अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। इसको हम लोग इन जनरल एक कर्व में रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैं आपको आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। पहले आपने अभी तक ये समझा कि यूटिलिटी क्या होती है, सेटिस्फेक्शन लेवल, उसी को यूटिलिटी बोला जाता है। और आपका जो कंज्यूमर का बिहेवियर वो क्या होता है, तो वो चाहता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। क्यों, क्योंकि सेटिस्फेक्शन उसको अपने बजट में मिल जाए, और रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, डिज़ायर बहुत ज़्यादा हैं, तो पैसों के हिसाब से आप कोई चीज़ ऐसी चूज़ कर रहे हो जो आपके बजट में बिल्कुल फिट बैठती है और आपको उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी अच्छा मिल गया, ठीक है, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन बताता हूँ मैं आपको। तो आप ऐसे बोल सकते हो, डेफिनेशन के हिसाब से ऐसे बोल सकते हो, द क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी, द क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी क्या होता है, कुछ भी खाने वाली चीज़, वो बनाना हो सकता है, जैसे रीटा मुर्गा खाती है तो चिकन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके क्लॉथ्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जो क्या करे, डेट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, जो ह्यूमन की वांट्स को, जो डिज़ायर है उसको पूरा करे, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़। तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, हर एक प्रोडक्ट का सेटिस्फेक्शन लेवल अलग अलग होता है, किसी का सेम भी हो सकता है, किसी का अलग हो सकता है। दो बंदे एक जैसी चीज़ खाने वाले, उनका दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होगा। ये डिपेंड करेगा पीपल के ऊपर, आदमी के ऊपर, पर्सन कैसा है, वो क्या चाहता है, ठीक है। तो आपको छोटी सी बात एक इसमें पॉइंट याद रखना, ये यूटिलिटी होती है, जो यूटिलिटी होती है, यूटिलिटी किस पे डिपेंड करती है, पहले भी लिखवाया मैंने, डिपेंड्स ऑन नीड ऑफ पर्सन। और दूसरी चीज़ ये कैसी होती है, सब्जेक्टिव होती है। कैसी होती है, सब्जेक्टिव किसको बोलते हैं, जिसमें सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो, सबके अपने अपने पॉइंट हो। अब देखिए कोई चीज़, जैसे मान लो आपको लगता है कि चावल खाने में ज़्यादा मज़ा है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मज़ा हो सकता है दूसरा इंसान है वो चावल खाता ही ना हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो चावल अच्छे नहीं है। एक ही चीज़ किसी के लिए अच्छी हो सकती है, किसी के लिए बुरी। जिस भी चीज़ के लिए अलग अलग विचार होते हैं, जिसको आप अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ दे सकते हो, उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सबके विचार एक जैसे, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्या है, इसके लिए सबके अपने अपने थॉट होते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, कोई चीज़ को कैसे सोचता है, ठीक है।
चलिए अब हम पढ़ेंगे अप्रोच ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी की अप्रोच क्या क्या होती है, हम लोग यूटिलिटी हमने इसमें पढ़ने यही है कि यूटिलिटी किस प्रकार हम लोग मेज़र करेंगे, उसको कर्व में किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं अप्रोच, लिख लीजिए एक बार। अप्रोच क्या क्या होते हैं, अप्रोच ऑफ यूटिलिटी। हम लोग कोई यूटिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, सेटिस्फेक्शन कितना मिला चीज़ के लिए, वो हम कैसे ग्राफ में मेंशन कर सकते हैं। इसके दो अप्रोच होते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए, एक होता है ऑर्डिनल, यही हमें पढ़ना है, और एक होता है कार्डिनल। कैसा होता है, कार्डिनल। अब ऑर्डिनल और कार्डिनल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, हमें ये वाला पढ़ना है। देखिए ये कौन सा होता है, ये कौन सा अप्रोच होता है। पहले तो ये दिया किसने, इसके जो फादर हैं, आप लिख लीजिए फादर ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच के कौन है, ऑर्डिनल अप्रोच किसने दिया हमें यूटिलिटी निकालने के लिए। क्योंकि पहले तो आपको समझ आनी चाहिए कि आईसी कर्व किसका बनाते हो, वो आप यूटिलिटी का बनाओगे कि कितना सेटिस्फेक्शन चीज़ों में मिल रहा है, उसका ग्राफ कैसे बन रहा है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं आपको पॉइंट बता दूंगा 4-5 इस चैप्टर में, वो 5-6 पॉइंट याद कर लेना, बस वही सब कुछ है, ठीक है। इसके जो फादर हैं वो लिख लो, इसके जो फादर हैं वो है आपके मिस्टर हिक्स, HICKS एंड एलन, मिस्टर हिक्स एंड हेलन, इसके फादर हैं। ये याद रखना, क्वेश्चन आता है कि ऑर्डिनल अप्रोच किसने दी थी, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आपके कि ऑर्डिनल अप्रोच किसने दी थी, फादर ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच कौन था यूटिलिटी निकालने के लिए आईसी कर्व के लिए, तो वो कौन था, मिस्टर हिक्स एंड HICKS, हिक्स एंड हेलन, ठीक है। इसको याद रखना। इसका भी साथ साथ लिखते जाते हैं। इसका फादर कौन है, कार्डिनल का फादर कौन है, कार्डिनल का फादर है आपका मिस्टर मार्शल, मिस्टर मार्शल, ठीक है। चलिए इसको भी याद रखना, क्योंकि JKSSB में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, क्योंकि एक चैप्टर आपका एक ही मार्क्स का आना है, तो क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है, बेसिक बनाएगा, वो ज़्यादा डेप्थ में जाएगा नहीं बेसिकली, ठीक है। सिंपल पेपर आएगा। चलिए इसका दूसरा पॉइंट लिखिए इंपॉर्टेंट इसमें, ठीक है। ऑर्डिनल अप्रोच में ऑर्डिनल अप्रोच को किस तरीके से मेज़र किया जाता है, तो बेसिकली इसको तो हम करते हैं नंबर में, ऐसे लिख सकते हो, मेज़र इन टर्म्स ऑफ नंबर। इसको हम नंबर से करते हैं, मतलब ऐसे बोल देगा कि मान लीजिए आपको बहुत प्यास लगी थी, आपने पानी पिया, तो वो कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तो इसको नंबर में करते हैं कि मान लीजिए टोटल 10, मतलब आपको फुल सेटिस्फेक्शन मिला 100%, आप बोलोगे 10 मार्क्स। जैसे आप रेटिंग देते हो ना 5 स्टार 4 स्टार, वही होता है वो, आप कार्डिनल अप्रोच है वो, तो वो अपने अपने व्यूज़ होते हैं, सबका एक जैसा थोड़ी होता है कि अगर आप 4 दे रहे हो दूसरा भी 4 देगा, हो सकता है कोई 5 दे कोई 1 दे। तो वो जो नंबरिंग में आप मेंशन करते हो कि इसके 5 स्टार हैं 4 स्टार हैं, इसमें 10 पॉइंट है, पूरे इसके 8 पॉइंट है, तो उसी हिसाब से वो कौन सी अप्रोच है, कार्डिनल। अगर आप यूटिलिटी को नंबर में मेज़र करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है, अगर आप नंबर में करते हो डेट इज़ कॉल्ड कार्डिनल अप्रोच। अगर हम बात करें ऑर्डिनल की, तो इसको हम कैसे मेज़र करते हैं, ऐसे बोलना, इट इज़ नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो किस में करते हैं, तो इसको हम लोग मेज़र करते हैं किसमें, इसको हम जैसे बोलते हैं ना कि वही चीज़ की क्वालिटी कैसे थी, आप बोलते हो बहुत पुअर था या गुड था या वेरी गुड था या एक्सीलेंट था, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से इसको हम नंबर में नहीं देते, हम इस तरीके से इसको मेंशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना कि ऑर्डिनल अप्रोच ये इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में हम यही पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है जो आईसी कर्व इसके अकॉर्डिंग ही बनाने हैं। तो फादर ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच याद रखना है मिस्टर हिक्स एंड एलन। इसको हम लोग ऑर्डिनल को नंबर में नहीं, इसको हम लोग किसमें मेज़र करते हैं, ऐसे नापे से, पुअर गुड वेरी गुड एक्सीलेंट कोई भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको मेज़र करते हैं। और कार्डिनल क्या होता है, जिसको हम नंबर में मेज़र करते हैं, तो इसको हम ये भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें रैंकिंग सिस्टम होता है, रैंकिंग जैसे टॉप 5 पहले नंबर पे, 5वें नंबर पे, चौथे नंबर कौन है, ऐसे, तो रैंकिंग सिस्टम होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रैंकिंग सिस्टम नहीं होता,
कोई रैंकिंग नहीं होता कि 10 पॉइंट है 8 पॉइंट है तो रैंकिंग सिस्टम नहीं होता। ये पॉइंट याद रखना, इसमें रैंकिंग सिस्टम नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम इसको नंबर में मेज़र नहीं कर पाते हैं। और इसके लिए जो अप्रोच होती है मेज़र करने के लिए उसको बोलते हैं इन डिफरेंस। क्या होती है? इन डिफरेंस एनालिसिस। यही आपके सिलेबस में है ना, इन डिफरेंस एनालिसिस अप्रोच। ये वाली अप्रोच है जिसमें हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं, यही आपके सिलेबस में है। देखिए इन डिफरेंस का मतलब क्या है, नाम से ही समझ आएगी। इन डिफरेंस का मतलब क्या है? इन डिफरेंस का मतलब है डिफरेंस मतलब अलग अलग, और इन डिफरेंस मतलब जो डिफरेंस नहीं है। इन डिफरेंस का मतलब जो डिफरेंस नहीं है, इट मीन्स कि सेम की बात हो रही है। यहाँ पे यूटिलिटी लेवल क्या होगा? सेम होगा। इसको हम यूटिलिटी लेवल सेम रख के चलते हैं, उसी हिसाब से हम लोग यूटिलिटी बताते हैं। कैसे ग्राफ बनेगा समझ आएगी। हमारे सिलेबस में ये वाला है इन डिफरेंस एनालिसिस अप्रोच, ठीक है। ये कौन सी अप्रोच है? ये ऑर्डिनल अप्रोच है, याद रखना। ये कौन सी अप्रोच है? ये ऑर्डिनल अप्रोच है। और इन डिफरेंस मतलब सेम, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। और कॉर्डिनल अप्रोच क्या होता है? जिसको हम लोग रैंकिंग में नंबर में मेजर करते हैं, और ये किसने दी थी? मार्शल ने दी थी, मिस्टर मार्शल ने, ठीक है। और इसको किसने दिया था? मिस्टर हिक्स एंड एलन ने। और ये हम इन टर्म्स ऑफ नंबर में मेजर नहीं करते और इसकी रैंकिंग नहीं होती। और ये याद रखना कि फिर कैसे मेजर करते हैं, आपको एग्जाम में आएगा कि ऑर्डिनल अप्रोच में हम लोग यूटिलिटी लेवल को या सेटिस्फेक्शन लेवल को, यूटिलिटी लेवल या सेटिस्फेक्शन लेवल को कैसे मेजर करते हैं। तो आंसर होगा सर इन डिफरेंस एनालिसिस। क्या होगा? इन डिफरेंस एनालिसिस, राइट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। तो बहुत अच्छे से याद रखना, ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जाएगा कि इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस, या इन डिफरेंस कर्व भी लिख लो, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूँ आगे, आपको ये पॉइंट नोट करके लिखना है, क्योंकि आपको सबसे इम्पोर्टेंट होता है अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको टॉपिक के अंदर कौन कौन से मेन पॉइंट है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, वो पॉइंट अगर आपको समझना आ जाता है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है टीचर और यहाँ पे जो स्टूडेंट की, कि आपको टॉपिक चाहे वो 8-8 लेक्चर दे रहा है, लेकिन 8 लेक्चर में आपको खुद भी समझ नहीं आ रही कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपको MCQs की समझ ही नहीं कि क्वेश्चन कैसे बना सकता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। ये सबसे बड़ी JNK में प्रॉब्लम अभी भी बच्चों के साथ, कि जो भी मतलब ज़्यादातर तो अभी तो पंगा ये है कि यूट्यूब पे कंटेंट ही इतना ज़्यादा हो गया कि पहचान पाना ही मुश्किल हो चुका है, ठीक है। चलिए अब आप देखिए इन डिफरेंस पॉइंट लिख लेना, स्पेशली इन डिफरेंस क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है, एनालिसिस ये किसके लिए बनता है? तो आपको आंसर देना है जो कंज्यूमर बिहेवियर डिमांड के लिए बनता है। ये कंज्यूमर बिहेवियर डिमांड के लिए बनता है, ठीक है। या कंज्यूमर डिमांड के लिए बनता है। मैंने पहले ही बताया था बेसिक क्लास में भी कि सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए कौन सा कर्व बनता है? IC कर्व बनता है, इंडिफरेंस। और ये कौन सा है? ये ऑर्डिनल अप्रोच है। कौन सा अप्रोच है? ऑर्डिनल अप्रोच है। छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर आपको वहाँ पे दिक्कत आती है अगर आपने अच्छे से चीज़ें नहीं याद रखी। तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार मार्क कर रहा हूँ कि इन डिफरेंस कर्व जो एनालिसिस है वो ऑर्डिनल अप्रोच है। और ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोची जाती है? आपको खुद पता है कि इन डिफरेंस कर्व सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए होती है, यूटिलिटी किसकी होती है? कंज्यूमर की होती है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? जो आपका कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। जो कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से यूटिलिटी लेवल देखा जाता है, उसी हिसाब से आपका ग्राफ बनेगा। तो ये 2 पॉइंट इसके याद रखना। चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ इसका। तो आपको देखो ये कर्व बनेगा कैसे, छोटा सा पॉइंट समझना। लेट अस सपोज कि एक सेट है आपके वेजिटेबल्स वगैरह, सब्जियाँ, ठीक है। एक सेट है आपके कपड़े वगैरह, क्लॉथिंग वगैरह, क्लॉथ, ठीक है। और इसके लिए आपको बनाना है इन डिफरेंस, इसके लिए आपको बनाना है इन डिफरेंस सेटिस्फेक्शन। तो इन डिफरेंस समझ का मतलब समझे इस वर्ड का, इन डिफरेंस मतलब सेम सेटिस्फेक्शन देना। आपको क्या देना है? सेटिस्फेक्शन लेवल सेम देना है। और इसमें आपको चूज़ करना, 2 चीज़ों में आपको चूज़ करना है कि क्या कह लें। चलिए एक छोटी सी एग्जांपल से आप बहुत अच्छा समझ जाओगे। लेट अस सपोज कि आपकी इनकम है 10,000, आपके पास कितने पैसे हैं? 10,000। अब आप क्या करोगे? इसमें 2 कमोडिटी मतलब 2 चीज़ों का पेयर बनता है। देखिए यहाँ तो आप ऐसे ही कर सकते हो, आपने पहले 5,000 की सब्जी खरीदी एक मंथ में, और आपने 5,000 के क्या खरीदी है?
आपने कपड़े खरीद लिए, आपने कपड़े खरीद लिए। ये ऐसे भी पेयर बना सकते हो आप लोग कि आपने 7,000 के सब्जी खरीदी और 3,000 की, मतलब मंथ में 7,000 की सब्जी खाती, 3,000 के कपड़े लिए। ऐसे भी पेयर बना सकते हो कि 2,000 पे आपने सब्जी ली और 8,000 के कपड़े ले लिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान में देना, ये जो दोनों आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो, ये दोनों जो आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो, इसमें खर्चा कितना हो रहा है? 10,000 का। वो आप किस अकॉर्डिंग बना रहे हो? जो आपको ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा। आपके पास 10,000 थे, अगर किसी ने ये पेयर बनाया तो उसके हिसाब से ये सबसे ज़्यादा अच्छा सेटिस्फेक्शन लेवल है। अगर ये पेयर बना रहे हो इसमें भी सेटिस्फेक्शन है, ये पेयर बना रहे हो इसमें भी सेटिस्फेक्शन है। मीन्स कि इसमें क्या है, ये कॉम्बिनेशन की यूटिलिटी है वो सब में सेम है। आपकी जो कॉम्बिनेशन बना रहे हो, जितने भी कॉम्बिनेशन बनाए, इसमें यूटिलिटी क्या है सबकी? सेम। मतलब सब में आपको सेम सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है। तो मैंने बोला क्या? इनडिफरेंस सेटिस्फेक्शन। इनडिफरेंस मतलब सेम सेटिस्फेक्शन। मतलब पेयर आपने बनाए पैसों के, अलग अलग दो चीज़ों को पेयर बना दिए, 2 चीज़ों के, लेकिन सब में आपको क्या मिल रहा है? यूटिलिटी सेम मिल रही है। आपको इनडिफरेंस कब बनाना होता है? मतलब यूटिलिटी सब में सेम होनी चाहिए और क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक है। तो यूटिलिटी सब में सेम है, तो सब में यूटिलिटी कैसा है? सेम है। इसमें भी उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है जितना इसमें मिल रहा है, उतना ही इसमें मिल रहा है, क्योंकि आप अपने चॉइस से बना रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो इसका। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन का ये होगा जो इनडिफरेंस कर्व का, इट इज़ अ कर्व रिप्रेजेंट, ये वो एक कर्व होती है, ये एक कर्व है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, ठीक है। 1 मिनट वेट करना आप। ये वो कर्व होती है जो रिप्रेजेंट क्या करती है? ऑल दोज कॉम्बिनेशन, वो सारे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स या कमोडिटी। कमोडिटी क्या होती है? कुछ भी 2 चीज़ें, कोई भी 2 चीज़ें कमोडिटी बोलते हैं इसको। इसमें मैं आपको एजम्पशन बताऊंगा कि ये इंडिफरेंस कब बनती है, इसकी कंडीशनें क्या होती हैं, ठीक है। हमेशा वो 2 गुड्स पे बनती है, कोई भी 2 कमोडिटी पे बनती हैं। बोल रहे कि ये कर्व वो कर्व है जो रिप्रेजेंट करती है ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स और कमोडिटी विच गिव्स सेम सेटिस्फेक्शन लेवल, जो आपको सेम सेटिस्फेक्शन लेवल दे। मतलब ऐसे 2 कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन सेम मिले, ठीक है। सेटिस्फेक्शन सेम होना चाहिए, क्योंकि इनडिफरेंस का मतलब ये होता है कि सेम। आप ऐसे बोल सकते हो, सिंस ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ एन इनडिफरेंस कर्व, जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर 3 कॉम्बिनेशन बना के बताया, जैसे यहाँ पे मैंने एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, ये बनाया, कुछ भी बना सकते हो, दुनिया भर के कॉम्बिनेशन है। तो बोल रहा है कि ये वो कॉम्बिनेशन, जितने भी कॉम्बिनेशन है ऑफ एन इनडिफरेंस कर्व के जितने भी आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो, इट डज नॉट मैटर कि कितने बना रहे हो आप, लेकिन विच गिव्स इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। लेकिन ये सारे के सारे क्या करेंगे? सारे के सारे एक ही कर्व के ऊपर आएंगे और एक जैसा सेटिस्फेक्शन देंगे, द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट अमंग ऑल। तो जो कंज्यूमर होगा वो क्या होगा? सब में इनडिफरेंस होगा, ठीक है। इनडिफरेंस कर लो, इनडिफरेंस अमंग ऑल। इनडिफरेंस मतलब सब में सेम होगा, ठीक है, सब में सेम होगा। तो आईसी कर्व क्या होती है? दिमाग में सेट कर लो क्या होती है। ये एक ऐसी कर्व होती है जो आपको 2 कॉम्बिनेशन, कोई भी 2 कॉम्बिनेशन 2 बनाओ, सब में आपको सेम सेटिस्फेक्शन लेवल दे, उसको बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व या आईसी कर्व, ठीक है। जितने भी कॉम्बिनेशन बनाते हो, सिंस ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ एन इनडिफरेंस कर्व विच और इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, ठीक है, विच गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। जितने भी कॉम्बिनेशन सारे के सारे क्या करेंगे? इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे। बस दिमाग में इसको सेट कर लो कि इनडिफरेंस का मतलब ही होता है कि सेम, ठीक है। चलिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल से इसका ग्राफ बनाते हैं, फिर आपको थोड़ी समझ आएगी। पहले आप इसके अजम्पशन लिख लीजिए, ठीक है। पहले आप इसके लिख लीजिए अजम्पशन। हम क्या मान के चलते हैं जब हम ऐसा बनाते हैं, आईसी का बनाते हैं, जो अजम्पशंस होते हैं आईसी के लिए वो क्या होते हैं? सबसे पहले आप लिख लीजिए द कंज्यूमर इज अरेशनल। कैसा होता है? अरेशनल मतलब यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि जो आपका कंज्यूमर है वो क्या है? इंटेलिजेंट है, वो सोच समझ के जितने भी खर्चे कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना रहा है, वो सारे सोच समझ के बना रहा है, उसको हर एक चीज़ की नॉलेज है इसके बारे में। दूसरी चीज़ हम क्या बोलते हैं? इसमें हमेशा कितनी कमोडिटी होगी? 2 कमोडिटी होगी। कोई भी 2 चीज़ों के बीच में ये बनेगा,
कोई भी दो चीज़ों के बीच में बनेगा, जहाँ दो, एक एप्पल ले लो, एक बनाना ले लो, एक रोटी ले लो, एक बर्गर ले लो, दो चीज़ों के बीच में बनेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, ये यूटिलिटी कैसी होती है, मैंने आपको पहले ही बताया इन डिफरेंस में। यूटिलिटी इज़ ओनली कौन सी, ऑर्डिनरी, कौन सी, ऑर्डिनरी, ठीक है, ऑर्डिनरी नहीं, ऑर्डिनरी एक्सप्रेसिबल, ठीक है, एक्सप्रेसिबल। तो ये कैसी होती है, सिर्फ और सिर्फ कैसी होगी, ऑर्डिनरी होगी, ना कि कार्डिनल। ये कैसी होगी, ऑर्डिनल होगी या कार्डिनल नहीं होगी, मतलब इसको हम लोग रैंकिंग नहीं देंगे, ये हम लोग ऐसे ही इसको नंबरिंग नहीं दे सकते, ये ऑर्डिनल अप्रोच होता है, मैंने पहले भी बताया, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और होती है, यहाँ पे जो आपका कंज्यूमर है वो क्या होना चाहिए, वो शिफ्ट कर सकता है, वो नॉन, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, नॉन सेटिस्फैक्शन, मतलब वो शिफ्ट कर सकता है, वो शिफ्ट कर सकता है कहाँ, बेयर हाई सेटिस्फैक्शन। क्योंकि कंज्यूमर का मेन मोटिव क्या होता है, जिसमें उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, वो उस पेयर को चूज़ करेगा जिसमें उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो कंज्यूमर क्या होता है, नॉन सेटिस्फेक्शन होता है यहाँ पे, मतलब शिफ्ट कर सकता है वो लोअर से हाई। आपको इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसमें से कौन सा आईसी का अजम्पशन है कि दो कम्युनिटी के बीच में बनता है, एक ये पॉइंट। और यूटिलिटी कैसी होती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप 5 स्टार कर लीजिए, 5 के भी 7 कर लीजिए। कैसी है, ऑर्डिनली एक्सप्रेसिव है, ठीक है। और कंज्यूमर कैसा होता है, रैशनल, इसको भी याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक 3 पॉइंट इसके याद रखना। चलिए मैं आपको इसका एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। फिर मैं आपके स्पेशल केसेस बताऊँगा कि कैसी कैसी कर्व हो सकती है, उसमें कर्व कैसा कैसा बनता है। आपको वो 4 पॉइंट याद रखने, क्वेश्चन वही से आएगा, इसमें जो आने से मैं फैक्चुअल पॉइंट बता चुका हूँ। चलिए एक छोटा सा कॉम्बिनेशन लेते हैं, मैंने बोला दो कम्युनिटी का कॉम्बिनेशन होगा। चलिए मैंने कॉम्बिनेशन बनाए, एक ए कॉम्बिनेशन बनाया जिसमें 2 चीज़ें ली, एक बी में बनाया 2 चीज़ें वाला, एक सी और एक डी, मैंने ये कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक है। एक मैंने ले लिया फूड, एक मैंने ले लिया खाना, एक मैंने ले लिए कपड़े, ठीक है, क्लॉथिंग। और इसके साथ इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा, डेट इज़ कॉल्ड MRS, ठीक है। बेसिकली हालांकि हम इसको क्या करेंगे, नंबर में मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कैसे ये अप्रोच बनती है, ठीक है। अब देखिए एक एक करके समझाऊंगा, ये मैं आपको बताता हूँ MRS क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अलग से एक चैप्टर होता है, लेकिन इसमें इसका यूज़ होगा, इसके आधार पे ही आपका क्या बनेगा, कर्व बनेगा जो कॉनकेव होगा ओरिजिन के लिए। कैसे होगा ये आपको कॉन्वेक्स होगा, ये आपको समझ आएगा। भी देखो इसकी मैं फुल फॉर्म बताता हूँ, देखो फुल फॉर्म लिख लो, आप फुल फॉर्म लिख लो, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए फुल फॉर्म लिख लीजिए, मार्जिनल, और मार्जिनल वर्ड यहाँ भी आएगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, कुछ भी टोटल में एडिशन होना, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब एक की जगह दूसरा आना, ठीक है। तो इसका मतलब था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो मार्जिनल का मतलब टोटल में एडिशन होना। चलिए मान लीजिए पहले केस में आपने क्या किया, फूड एक फूड लिया कोई भी एक, और आपने कपड़े कितने लिए 12, और मार्जिनल कितना है, कुछ भी नहीं है, 0 या कुछ भी बोल दो, 12 की 12 बोल दो। आपने कॉम्बिनेशन चेंज करा, आपने फूड क्या करे, 2 करे, इसके यूनिट 2 बनाए, मान लीजिए यूनिट में मेजर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यूनिट ले रहा हूँ, यूनिट। आपने इसके दो पार्ट लिए, और बदले में क्या किए, यहाँ पे आपने 6 बना दिए। क्लॉथिंग कम करा, क्योंकि पेयर है, एक बढ़ाओगे दूसरा कम करना पड़ेगा। और इसमें मार्जिन कितना, देखिए टोटल क्लॉथिंग में कितना मार्जिन लाया, टोटल कितना मार्जिन लाया, 6 का, कितना मार्जिन लाया, 6 का, ठीक है। और ये कौन सा, ये रेट कम हो रही है, बाद में बताऊंगा इसका। चलिए इसके बाद आपने इसको 3 कर दिया, ये कितना बना दिया आपने, ये कितना बना दिया आपने, ये आपने 4 बना दिया, ये कितना बना दिया आपने, 4 बना। तो एक आपने मान, यहाँ पे मार्जिन बता दो कितना आया, मार्जिन कितना है, 2 का। यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, इसको 4 कर दिया, इसको कितना बना दिया, 3। तो मार्जिन कितना है, यहाँ पे क्लॉथिंग में मार्जिन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और इसी की वजह से आपका कर्व भी कन्वेक्स बनेगा, ये आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। क्योंकि कॉम्बिनेशन बनाने ना, ये पहला ए पेयर है, ए में मैंने 2 कॉम्बिनेट ली, एक मैंने फूड ले लिया, जहाँ पे आप एप्पल रख लो या बनाना रख लो, 2 रख लो अलग अलग। और उसके साथ दूसरा क्या था कॉम्बिनेशन आपका, क्लॉथिंग का।
पहली बार मैंने यहाँ पे 12 लिए, ये 1 लिया टोटल मान लीजिए यूनिट। दूसरी बार मैंने यहाँ पे इंक्रीज़ करा, यहाँ कम किया, यहाँ इंक्रीज़ किया, यहाँ कम होता जाएगा, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, ठीक है। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जो इसकी जगह मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं कितना सब्सटीट्यूट चेंज कर रहा हूँ, ये होता है इसका मार्जिन रेट। मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन किसकी कितना रिप्लेस कर रहा हूँ, ये कितना रिप्लेस करा 6, तो मार्जिन कितना 6 का हुआ, यहाँ पे कितना हुआ 2 का, यहाँ पे कितना 1 का। यहाँ तक समझ आई बात की। अब यहाँ पे देखिए ग्राफ इसका कैसे मैं प्लॉट करूँगा। चलिए मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ इसका, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं आपको इसका पॉइंट बता दूंगा सीधा, जो आपको ये टेबल तो आपको एग्जाम में बनाना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये है आपका ओरिजिन, यहाँ पे 0 होता है इस साइड, ये है आपका बाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस मान लीजिए, ठीक है। पहले है ये आप बना दीजिए कॉमोडिटी कौन सी, ये आप बना दीजिए कॉमोडिटी कौन सी, फूड वाली, क्योंकि फूड इंक्रीज़ करें ना हम लोग। चलिए ये पहला 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 तक ले थे, 1 2 3 4, ये है पहले 1 लिया फिर 2 लिया से। इस सर बाई एक्सिस पे बना दीजिए आप, यहाँ पे बना दीजिए कॉमोडिटी कौन सी, कॉमोडिटी कोई भी चीज़ जो जिसकी 2 की बात हो रही है। यहाँ पे क्या लिया मैंने, क्लॉस वगैरह ले लिए। तो ये कितना था, यहाँ पे क्या डिफरेंस चल रहा है 12 6 वाला ना, तो आप ऐसे इसको ऐसे मान लो, यहाँ पे कहीं 3 आएगा, यहाँ पे बीच में चलते चलते ये 4 आया, ठीक है, ये चलते चलते आपका 6 आया, ये चलते चलते आपका 12 आया। ये गैप हालांकि थोड़ा ज़्यादा होगा, कोई बात नहीं। तो ये हमने ऐसे ग्राफ आपने टेबल देखा होगा। इसमें अगर मैं पहले वाले को प्लॉट करूँ, पहले वाले में प्लॉट करूँ, तो फूड कितना 1, फूड पहले 1 था, इसके साथ फिर दूसरी कम्युनिटी कितनी थी क्लॉज वाली 12 थी। इसका मतलब 12 के सामने यहाँ आओगे और 1 के सामने यहाँ पे आओगे, तो ये पहला पॉइंट बना वो यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में फूड हुआ 2, तो फूड बढ़ा मैं यहाँ पे 2 आया, और वो कितना था आपका क्लॉथिंग, दूसरे वाले 6 था, मतलब ऐसे कहीं आएगा ऐसे, ठीक है। तीसरे वाले में क्या हुआ, तीसरे में 3 किया और ये कितना हो गया 4 हो गया, तो यहाँ कहीं आएगा आपका, ठीक है। चौथे वाले में इसको 4 के इसको 3 कर दिया, तो इसको ऐसे कहीं आएगा, ये यहाँ पे पॉइंट आएगा। अगर मैं इन सारे पॉइंट को मिलाऊं तो ऐसे कर्व बनेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे कर्व बनेगा। और आपको पता होना चाहिए, अगर आपने फिजिक्स पहले पढ़ी होगी, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या होता है, जब आप इस साइड से देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि आप किसी के अंदर जा रहे हो, गुफा के अंदर जा रहे हो। कॉनकेव केव, गुफा के अंदर, अंदर साइड ऐसे दिखे तो वो होता है आपका कौन सा, कॉनकेव वाला। अगर इस साइड से देखने पे ऐसा दिख रहा है, मतलब इसकी बाहर वाली साइड आपकी साइड है, तो ये कौन सा है, ये कन्वेक्स होता है। ओरिजिन के हिसाब से देखो आप, ओरिजिन के हिसाब से देखो तो ये कर्व कैसा दिख रहा है इस साइड से, तो बाहर वाली साइड आपको दिख रही है ना, तो ये कौन सा कन्वेक्स होता है, ये कौन सा कन्वेक्स होता है। अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो आपका जो कर्व होता है, जो आईसी कर्व होता है, ये कौन सा, ये आईसी कर्व है, यूटिलिटी लेवल का ये आईसी कर्व है। कितनी यूटिलिटी में थी उसका कर्व ये बन रहा है। ये सारे एक ही कर्व पे पॉइंट आ रहे हैं, मतलब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन लेवल सबका सेम है, पॉइंट आगे पीछे हैं लेकिन सबका सेटिस्फेक्शन लेवल एक ही कर्व पे आ रहा है, सेम, ठीक है, एक ही कर्व पे आ रहा है। इसमें आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि ये कैसा होता है, इसका कर्व कैसा होता है। फिर मैं इसमें प्रॉपर्टी में आपको लिखवा दूंगा इसकी, ठीक है, प्रॉपर्टी में आपको मैं लिखवा दूंगा। इस पॉइंट पे आप लिख भी सकते हो ये जो आप दिख रहा है ना, इस पॉइंट पे आप लिख सकते हो, ठीक है, इस पॉइंट पे लिख लो आप। अब बोल सकते हो दी कॉम्बिनेशन, the combinations lying on an indifference curve, indifference curve will give the same satisfaction level, ये जो आपको कर्व दिख रही है, ये वाली, ये जो आईसी कर्व आपको दिख रही है, जितने भी पॉइंट इस पे जो भी पेयर बन रहे हैं, जो भी आपके पेयर बन रहे हैं, कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, सारे के सारे क्या करेंगे, कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन लेवल देंगे, सेम सेटिस्फेक्शन लेवल देंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है बाय आईसी कर्व कन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होती है, तो इसका आंसर आपको देना है, इसका आंसर आपको देना है
डिमिनिशिंग marginal rate of सब्स्टिट्यूशन। मतलब जो भी चीज़ आप कम कर रहे थे, रिप्लेस कर रहे थे ना, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए ये किसका मार्जिनल रेट है, कम हो रहा है, जो आपको सब्स्टिट्यूशन जिसको चेंज कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लॉथिंग। तो ये हमेशा कैसा होता है, ये डिक्रीजिंग होता है। डिमिनिशिंग क्या होता है, कम होता हुआ। ये आप देख सकते हो ये कैसा है, डिक्रीजिंग है। डिमिनिशिंग का मतलब ही क्या होता है, कम होना। डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होना। ये जो कम होने की वजह से जो आपका सब्स्टिट्यूशन का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर वो कम हो रहा है, इसकी वजह से कर्व कैसा बनता है, ओरिजिन टू द कन्वेक्स बनता है। ठीक है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन बनता है। ओरिजिन से कैसा दिखता है, कन्वेक्स दिखता है। क्यों, आप खुद देख लो, ये कम हो रहा है, ये दूसरा कम हुआ, कम होते होते यहाँ पे आ रहा है। आपको ये पॉइंट रट्टा मार लो और 5 स्टार दे लो इसको। पूछेगा कि आईसी कर्व पहले तो कैसा होता है। ठीक है, आईसी कर्व होता कैसा है, तो आपका आंसर क्या होगा, आईसी कर्व कन्वेक्स होता है। कैसा होता है, कन्वेक्स। किसके लिए, कौन कौन सा होता है, ये स्पेशल केस में पढ़ोगे। अगर आपको सिंपली पूछे कि आईसी कर्व ओरिजिन से कैसा होता है, ओरिजिन से देखें तो कैसा होता है, ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका आंसर होगा वो कैसा होता है, कन्वेक्स होता है। कैसा होता है, कन्वेक्स होता है। ठीक है, कन्वेक्स होता है। और क्यों होता है कन्वेक्स, अगर ये पूछे तो आंसर देना डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। आपको बोलेगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसा, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो आपको पता है डिमिनिशिंग होता है, कम। और आपको मैंने एग्जाम्पल बताया, तो आपको याद रखना है डिक्रीजिंग होता है। कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, डिक्रीजिंग होता है। क्यों डिक्रीजिंग होता है, क्योंकि अगर एक कमोडिटी को आप इंक्रीज कर रहे हो तो सेकंड क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर एक कमोडिटी इंक्रीज कर रहे हो तो सेकंड क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसलिए ये कम होता है। आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बस यही याद रखना है क्या, कि आपका कर्व, आईसी कर्व कैसा होता है। तो आंसर होगा कैसा होता है, ओरिजिन से ये कन्वेक्स दिखता है। कैसा दिखता है, कन्वेक्स दिखता है। कन्वेक्स क्यों दिखता है, तो आंसर होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। मतलब जिसको आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ना, वो क्या होता है, वो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो कम होता हुआ होता है। कम होता है, क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसकी वजह से कैसा होता है, कन्वेक्स होता है। एक कन्वेक्स होता है, क्यों होता है, 2 पॉइंट अच्छे से याद कर लेना। अब इसमें आप और भी कर्व बनाते चले जाओगे। जैसे एक कर्व ये बनाई और किसी का कॉम्बिनेशन ले लिया। यहाँ में मैंने फूड और किसका ले रहा हूँ, साथ में आपका क्लॉथिंग का ले रहा हूँ। आपने एक एप्पल और मैंगो का ले लिया, हो सकता है उसकी कर्व यहाँ पे बने, एक कर्व हो सकता है यहाँ पे बने। सबके पॉइंट अपने अपने आएंगे, जो भी 4-4 पॉइंट होंगे। ठीक है, 4-4, 5 में कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। तो अलग अलग, ये आईसी कर्व 1 है, ये हो सकता है आईसी कर्व 2 हो, ये आईसी कर्व 3 हो। तो जितनी भी आईसी कर्व बनाओगे, एक आईसी कर्व कभी भी दूसरी से मैच नहीं करेगी। ये आप समझोगे इंडिफरेंस मैप के अंदर, इंडिफरेंस मैप के अंदर। तो आज की क्लास को मैं यही भी ख़त्म करता हूँ। मैं दोबारा से एक बार बताता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा और इम्पोर्टेंट क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना होता है। मैंने सबसे पहले बताया कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है। आपको पता होना चाहिए कि आप, जैसे आपका बिहेवियर कैसा है, आप कोई भी चीज़ खरीदोगे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए। मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था कि कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल ढूंढता है, और जो आपका प्रोड्यूसर होता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट ढूंढता है। ठीक है, यूटिलिटी क्या होता है, इसी के बारे में तुम सारा पढ़ना। आईसी कर्व इसी के लिए बनती है। सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ कंज्यूमर क्या है। ठीक है, मैंने एग्जांपल भी दिया आपको, अच्छा सा एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। उसके बाद मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करी कि डिफरेंट होता है। फिर मैंने बताया कि आपके अप्रोच कैसे कैसे होते हैं। एक ऑर्डिनल होता है, एक ऑर्डिनल होता है, एक ऑर्डिनल होता है, एक ऑर्डिनल होता है। ऑर्डिनल के फादर कौन है, मिस्टर हिक्स एंड एलन। याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, मैंने स्टार मार्क भी करा दिया। और दूसरा, ये रैंकिंग नहीं होता, ये नंबर में मेजर नहीं करते, ये बात याद रखना, ऑर्डिनल। ठीक है, और रैंकिंग सिस्टम नहीं होता। ये इसके लिए किस में मेजर करते हैं, इसको हम लोग इंडिफरेंस एनालिसिस करते हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी लिख सकते हो, कर्व एनालिसिस। ठीक है, चलिए। और कार्डिनल क्या होता है, जिसको हम नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैंने बताया ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। टोटल मैंने अभी तक 3-4 पॉइंट ही बताए, ऊपर जितने मैंने आपको रिपीट किया अभी तक। इंडिफरेंस कर्व किसके लिए बनता है, ऑर्डिनल अप्रोच होता है। ये आप यूटिलिटी लेवल बताते हो। कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कर्व बनती है। आईसी कर्व किसके लिए बनाई जाती है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर क्या सोचता है उसके लिए आईसी कर्व बनाई जाती है। फिर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि कैसे आप पेयर बनाते हो। और इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी सब में जिसमें सेम हो। आपने पेयर अलग अलग बनाए, लेकिन यूटिलिटी सब में क्या है, सेम है। फिर मैंने आपको क्या बताया, फिर मैंने आपको इसका डेफिनेशन बताया।
डेफिनेशन बताया और डेफिनेशन के बाद मैंने आपको इसके अजम्पशन बताया। अजम्पशन भी 2-3 में बताया, ये याद रखना बस आप। और लास्ट में मैंने आपको एक पूरा टेबल बना के इसको समझाने की कोशिश करी। इसमें आपको याद रखना है कि दो कमोडिटी के लिए आपका कर्व कैसा होता है, ये हमेशा कन्वेक्स होता है। रीजन से कैसा होता है, कन्वेक्स होता है। कैसा होता है, कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स क्यों होता है, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वजह से कन्वेक्स होता है, क्योंकि एमआरएस आपका डिक्रीजिंग होता है। एमआरएस आपका डिक्रीजिंग होता है। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी कर्व्स, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं आपको सीधा ये भी पढ़ा सकता था, ठीक है। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखिए, आपने देखा उसका ग्राफ कैसे बना था, ऐसे बना था, कन्वेक्स होता है। तो आप सबसे पहला पॉइंट लिखिए क्या होता है, कैसी होती है आईसी कर्व, कैसी होती है आईसी कर्व होती है आपकी स्लोप डाउनवर्ड होती है। कैसी होती है, डाउनवर्ड टू द राइट, टू द राइट। जैसे आप लेफ्ट टू राइट चलते हो, लेफ्ट टू राइट चलते हो, तो क्या हो रहा है, देखो स्लोप बन रही है, कैसी बन रही है, डाउन में। कैसी बन रही है, डाउनवर्ड। कैसी बन रही है, डाउनवर्ड। तो याद रखना आईसी कर्व की स्लोप कैसी होती है, डाउनवर्ड होती है टू द राइट। जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं, जैसे ये बढ़ता जा रहा था लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट चलते हैं, तो कैसा होता है, स्लोप डाउनवर्ड होता है। कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। याद रखना ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जाएगा कि आईसी कर्व का स्लोप कैसा होता है, तो डाउनवर्ड स्लोप बनती है। कैसी बनती है, डाउनवर्ड स्लोप। ये छोटी सी ऐसे बना लेना, अपने आप पता चल जाएगा सब कुछ, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये कैसा होता है, आईसी कर्व ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। वो ओरिजिन से कैसा होता है, ये ओरिजिन से देखो कैसा दिख रहा है, हमेशा कॉन्वेक्स होता है। कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आपके एग्जाम में यही पॉइंट पूछा जाएगा, यहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। बाकी आने को तो कुछ भी आ सकता है। बाकी तीसरे नंबर मैंने आपको अलग अलग कर्व बताई थी, दो दो पेयर बनाना के, एक ही चीज़ के अलग अलग पेयर, या दूसरी कोई कमोडिटी लेके अलग पेयर। तीसरी आईसी कर्व 1 बनेगी, आईसी कर्व 2 बनेगी, आईसी कर्व 3 बनेगी, अलग अलग बनेगी जब आप पेयर चेंज करते जाओगे। पहले आप एप्पल मैंगो को ले लो, फिर आप क्लोथिंग वेजिटेबल को ले लो, अलग अलग बनेंगे। तो इसमें ये आपको याद रखना है, आईसी कर्व कैन नेवर intersect each other। जो आईसी कर्व बनेंगे अलग अलग कमोडिटी के, वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मतलब ये वाली कर्व कभी इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्या करेगी, नहीं करेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है एग्जाम में कि इसमें से सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कौन सी कर्व देगी, कौन सी कर्व, ये वाली, ये वाली, ये वाली, और भी बनाते जाओ जितनी मर्जी, तो कौन सी कर्व सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगी। तो आपको याद रखना है, ए हायर कर्व रिप्रेजेंट अ हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, या बोल सकते हो विच इज अवे फ्रॉम द, और डेट कर्व विच इज़ अवे फ्रॉम द ओरिजिन। जो सबसे ज़्यादा दूर है वो कौन सी होगी, वो आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल देगी। जितनी आप ऊपर चलते जाओगे हाई, उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल होगा। जितना ज़्यादा ऊपर चलते जाओगे, या बजट लाइन में भी सीख जाओगे कि एक बजट लाइन के ऊपर जाने से क्या होता है, सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है, नीचे कम होता है, ठीक है। तो आपको पूछेगा कि कर्व में सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल किसका है। जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है, मान लीजिए इसके चार, पहली कर्व के 4 पॉइंट दिए ए बी सी डी, ये बना पेयर। दूसरी का एक्स वाई जेड बन गया। तीसरी का एम एन ओ पी बन गया, ठीक है। चौथी का कुछ भी बना लो। तो इसमें पूछेगा बताइए इसमें से कौन से पॉइंट है सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल। आप देख लेना सबसे हायर कौन से हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर एक्स वाई जेड इसके एक कर्व के हैं, तो एक्स वाई जेड कभी भी एम एन ओ पी वाली लाइन पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी एक कर्व दूसरी कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करती, इस बात को याद रखना। अगला 5वां पॉइंट लिखिए, इसका 5th पॉइंट याद रखना आप लोग, ठीक है। आईसी कर्व विल नॉट टच आइदर एक्सिस।
एक्सिस कौन सी, या तो एक्स होगा या वाई होगा। ये वाला ग्राफ है ना, ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, और ये बाई एक्सिस, दो एक्सिस। ये ग्राफ कभी भी बाई या एक्स को टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपको पता है एक्स और बाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, वो जीरो कभी नहीं हो सकती। एक्स कभी भी जीरो नहीं हो, अगर जीरो ले लिया तो बाई आपका मैक्सिमम हो गया, तो पेयर बना ही नहीं। दो कम्युनिटी चाहिए ना आपको, तो दोनों को कुछ ना कुछ होना पड़ेगा, इसलिए कभी भी ये ओरिजिन को टच नहीं करेगा। एक्स वाली साइड भी जीरो पे नहीं आएगा, बाई वाली साइड जीरो पे नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 6 लिखिए, पॉइंट नंबर 6 लिखिए। इट इज नेगेटिव स्लोप। कैसी स्लोप होती है? नेगेटिव। तो नेगेटिव आपको पता है डिक्रीज हो रही, नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव स्लोप होती है। यहाँ बोल सकते हो कि दो चीज़ें हैं ना, दोनों चीज़ें क्या होगी, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, तो इनवर्स रिलेशन है। आप ऐसे ही बोल सकते हो, इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन बिटवीन टू कमोडिटी। ये दोनों कमोडिटी के बीच में रिलेशन कैसा होता है? इनवर्स होता है। मैं पहले भी आपको सिखा चुका हूँ, इनवर्स या नेगेटिव रिलेशन, जब दोनों अपोजिट हो, एक बढ़ने से दूसरा कम हो तो। ठीक है, वो कौन सा रिलेशन होता है? नेगेटिव। और पॉजिटिव रिलेशन कौन सा होता है? जब एक बढ़े तो दूसरा भी इंक्रीज हो, एक बढ़ने से दूसरा भी इंक्रीज हो। ठीक है, अब एक पॉइंट और लिख लो, ऐड कर लो, क्योंकि अगर आपको पढ़ना है इतने से पॉइंट पढ़ लेना, ये सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे यहीं से। बोलेगा इट कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये कैसा होता है? ओरिजिन से कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। और आप मुझे बताओगे क्यों होता है? ड्यू टू किसकी वजह से ये कॉन्वेक्स होता है? मैंने लास्ट क्लास में भी इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अभी हम बात करेंगे स्पेशल केसेस की। ये इतना आप समझ गए, आईसी कर्व कैसा होता है? कन्वेक्स होता है। अब स्पेशल केस जब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, फिर बच्चा क्वेश्चन एग्ज़ाम में छोड़ के आता है। अब आप लिख लीजिए स्पेशल केस में कर्व कैसी कैसी बन सकती है। बस 4 ही पॉइंट है, एक आपने पढ़ लिया, 3 और पढ़ने हैं। ठीक है, स्पेशल केस क्या हो सकते हैं? स्पेशल केस ऑफ इनडिफरेंस कर्व के क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, यही आपका इंपॉर्टेंट भी है। क्या? नॉर्मल डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो क्या था? वो आपने भी देखा कि MRS जो उसमें क्या था, कैसा स्लोप था इसका? डाउनवर्ड स्लोप था। तो आपको आंसर देना है, इसमें जो आईसी कर्व होगा वो कैसा होगा? वो होगा आपका डाउनवर्ड। कैसा होगा? डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट या टू द राइट, डाउनवर्ड टू द राइट। तो कैसा होगा? ये आपने पढ़ लिया, तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो ये इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा केस इसमें ये बनता है, क्वेश्चन एग्जाम में स्पेशली, जैसे आपने मेरा डिमांड वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि रिलेशन कैसे उल्टे हो जाते हैं जब वो स्पेशल केस देना कहता है। गिवन गुड के लिए देगा, इन्फीरियर गुड्स के लिए देगा, तो कैसे कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, तो मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। अगर ऐसा हो, क्वेश्चन एग्जाम में दे दे व्हेन टू कमोडिटीज, अगर दो चीज़ों का आप दो पेयर बना रहे, दो चीज़ों के, और कैसे हैं? परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है या सब्स्टिट्यूट्स है। कैसे हैं? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आपका कर्व कैसा बनेगा? देखो मैं आपको एग्जांपल लेके एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको सीधे डायरेक्ट याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको पेयर नहीं बनाना है। आपको बस इसमें दो दो पॉइंट याद रखने हैं, वो आपको मैं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा इतना डेप्थ में जाके एक्सप्लेन लिखूंगा तो टेबल तो आपको वैसे याद नहीं रहेंगे, कुछ बच्चे वैसे भी कंफ्यूज होते हैं। पहले वाला टेबल मैंने बना के बता दिया। ठीक है, इसमें जो बनेगा वो क्या बनेगा? जो आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशनल है, वो कैसा होगा? वो डिक्रीजिंग नहीं होगा। पहले में कैसा था? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसा था? डिक्रीजिंग था, जिसकी वजह से क्या बन रहा था? ये कॉन्वेक्स बन रहा था ओरिजिन से। इसमें ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इसमें जो कम हो रहा है वो क्या कमोडिटी क्या होगी? कांस्टेंट। दो अगर एक ही कम हो रहा है, सब में एक ही कम होगा। अगर 4 कम हो रहा है, सब में 4 मतलब ये कांस्टेंट हो जाएगा। एक पॉइंट तो आपको ये रखना है, जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। अब इसमें जो आईसी कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा? इसमें आईसी कर्व कैसा बनेगा? ठीक है, कर्व तो बना के बताना नहीं है, इसमें ऐसे बनेगा ये स्लोप।
एक बनेगा, दूसरा, तीसरा, जितने भी आईसी का भी इसमें बनाओगे, जैसे इसमें 1 2 3 जितने भी बना रहे हो, तो आईसी का 1 2 3 जितने भी होंगे, 2 1 3, ठीक है। तो इसमें कैसा बनेगा, बिल्कुल ये स्ट्रेट बनेगा। कैसा बनेगा ये, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। और स्ट्रेट भी कैसा बनेगा, डाउनवर्ड। आप बोल सकते हो आईसी कर्व इसमें कैसा होगा, आईसी कर्व इसमें होगा स्ट्रेट एंड डाउनवर्ड, स्लोप नहीं होगा इसमें, स्लोप नहीं होगा, बिल्कुल सीधा होगा, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट और डाउनवर्ड में होगा, ठीक है। और कैसे, लेफ्ट टू राइट, जब आप लेफ्ट टू राइट देखते हो, जैसे लेफ्ट टू राइट कैसा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। उसमें कैसा बन रहा था, उसमें आपका डाउनवर्ड बन रहा था, डाउनवर्ड स्लोपिंग, स्लोप कैसी थी, डाउनवर्ड थी। इसमें कैसी है, स्ट्रेट है बिल्कुल। याद, इतना पॉइंट याद रखो, इसमें कैसा बनता है, स्ट्रेट बनता है। कैसा बनता है, स्ट्रेट बनता है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। पहले वाले में क्या बन रहा था, पहले वाले में जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन था वो क्या था, डिक्रीजिंग था। इसमें क्या है, कांस्टेंट है। इसमें क्या है, कांस्टेंट है। कब, याद रखना, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में। इसकी याद करने का ट्रिक ये होगा, चलिए मैंने अपना एक ट्रिक भी बनाया था। ट्रिक कैसे याद रखोगे, आपको पता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, जब एक के बदले दूसरी चीज़ आपको परफेक्टली मिल रही है। अगर एक चीज़ में प्राइस बढ़ा, सीधा दूसरे शिफ्ट हो जाओ, मतलब पूरा आपका कंपटीशन मार्केट में ऐसा है कि उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, ठीक है, उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। इस केस में आपको पता है कि आपके पास सब्स्टिट्यूट है। अगर सब्स्टिट्यूट है तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, एक दुकानदार वाला मना कर रहा है, आप क्या करोगे, स्ट्रेट दूसरी दुकान के पास चले जाओगे, मतलब स्ट्रेट शिफ्ट हो जाओगे टू अदर शॉप। ऐसे याद कर लो कि एक दुकानदार, यहाँ पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं आपके, परफेक्ट। तो उसमें क्या हुआ, एक दुकानदार ने मना करा, आप क्या किया, आपने सीधा स्ट्रेट वहीं से मुड़े, सीधा चले गए दूसरी दुकान पे, मतलब आप सीधा सीधा स्ट्रेट शिफ्ट हो गए। आपने कोई आर्गूमेंट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, आप सीधा क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। कैसे, तो कैसे, स्ट्रेट शिफ्ट हो गए, मतलब सीधा मुंह फेरा और निकल के दूसरी दुकान पे, क्योंकि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट थे आपके पास। चलिए तीसरा देखिए, इसमें आपको 2 पॉइंट याद क्या रखने थे। सबसे पहले डिमिनिशिंग एमआरएस कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। पहले वाले में क्या था, डिक्रीजिंग था। इसमें आईसी कर्व कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। तो ऐसे याद रखना कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट था, इसलिए मैं स्ट्रेट दूसरी दुकान पे चला गया, मैंने कोई आर्गूमेंट नहीं किया, मेरे पास ऑप्शन था। चलिए तीसरे नंबर पे लिख लीजिए, तीसरे नंबर पे ट्रिक क्यों मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा याद करने के लिए कुछ भी ट्रिक बनाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, याद रहनी चाहिए चीज़ें। तीसरे नंबर पे लिखिए, तीसरे नंबर पे क्या हो सकता है, व्हेन टू कमोडिटी कैसी हो, और ये परफेक्ट क्या क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, ये मेरी डिमांड की क्लास देखना, आपको समझ आ जाएगा। व्हेन टू कमोडिटीज, व्हेन टू कमोडिटीज और परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री, और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो इसमें एक तो आपको ये याद रखना है कि इसमें जो आईसी कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, वो आपका एल शेप्ड बनेगा। कैसा बनेगा, एल शेप्ड। एल शेप्ड मतलब अगर ये है तो ऐसे कर्व बनेगा, ऐसे और ऐसे। कैसे बनेगा, ऐसे और ऐसे। कैसा बनेगा, एल शेप्ड। कैसा बनेगा, एल शेप्ड, ठीक है, एल शेप्ड बनेगा। कैसा बनेगा, एल शेप्ड बनेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री होते क्या है, मैंने आपको बताया हुआ पहले भी। जैसे मैं बोल सकता हूँ पेट्रोल और कार, एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी अपने आप बढ़ेगी, सीधा इफेक्ट है। और सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, उल्टा इफेक्ट होता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, उल्टा इफेक्ट होता है। तो इसमें कर्व कैसा बनेगा, एल शेप्ड। सबसे पहले में कैसा बनेगा, बार बार मैं बता रहा हूँ, इसको याद कर लो। सबसे पहले में बनेगा कन्वेक्स टू द ओरिजिन। कैसा, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। दूसरे में बनेगा कैसा, पहले में क्या था, डिमिनिशिंग रेट ऑफ मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन था। दूसरे में क्या था, कांस्टेंट था। ये पहले में डिक्रीजिंग था, दूसरे में कांस्टेंट था। पहले में बना कन्वेक्स और दूसरे में बना आपका स्ट्रेट, ठीक है। तीसरे में कैसा बन रहा है, एल शेप्ड बन रहा है। कैसा बन रहा है, एल शेप्ड बन रहा है। कैसा बन रहा है, एल शेप्ड। आगे लिखिए, चौथे नंबर पे लिखिए, फोर्थ नंबर पे, फिर मैं आपको दोबारा से रिवाइज करता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। when increase rate of
ऐसे लिख लो व्हेन इंक्रीज, ऐसे जानते ऐसे लिख लो इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अभी तक आप क्या पढ़े थे, डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग, अब कैसा आ गया इंक्रीजिंग। अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसा आ जाए, इंक्रीजिंग में आ जाए, तो इंक्रीजिंग में आ जाए तो क्या होगा, पहली बात तो ये इट डज नॉट फॉलो नॉर्मल डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पहली बात तो ये आपने पढ़ा था डिमिनिशिंग वाला, उसको फॉलो नहीं करेगा। अब फॉलो नहीं करेगा, पहले में डिक्रीजिंग था, डिमिनिशिंग था, कम हो रहा था, इसमें क्या है इंक्रीज हो रहा है। इसमें क्या है इंक्रीज हो रहा है, तो इसका कैसा बनेगा आपका, इसमें आपका कॉनकेव बन जाएगा। कैसा बनेगा, कॉनकेव टू ओरिजिन। आईसी कैसा बनेगा, आईसी कब कॉनकेव टू ओरिजिन बनेगा। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कब आपका जो आईसी कर्व है कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है, तो बोलेगा कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट में, या इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट में, या ये कांस्टेंट हो, कांस्टेंट रेट ऑफ सब्सटेंस में। तो क्या आंसर होगा, ये आपको याद करना। आपको सबसे पहला याद करना है कि सबसे पहले कन्वेक्स होता है, फिर मैंने पढ़ा था आगे क्या, इसका उल्टा, वो डिक्रीजिंग था मार्जिन रेट, इसमें इंक्रीजिंग है, तो उल्टा हो जाएगा, कन्वेक्स का कॉनकेव बन जाएगा। ठीक है, और एल शेप्ड और परफेक्टली सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट्री मैंने बताया, एल शेप्ड और स्ट्रेट किस किस में बनता है। ये चारों केस आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, इसको रट्टा मारना आपको अच्छे से। ठीक है, इसको मैंने इसका टेबल क्यों नहीं बढ़ाया, क्योंकि टेबल बना भी देता तो भी आपको ये उतनी समझ नहीं आनी थी, मैंने इसलिए आपको दो दो पॉइंट सबके बता दिए। ये ज़्यादा आसान, आप 2 पॉइंट मेरी क्लास देखोगे तो भी आपको याद हो जाएंगे। मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करता हूँ पॉइंटों को। ठीक है, चलिए मैं दोबारा से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टी बताई आपको, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताई, मैंने प्रॉपर्टी बताई। चलिए प्रॉपर्टी मैंने क्या क्या बताया, आईसी कर्व कैसा होता है, हमेशा स्लोप डाउनवर्ड होता है, कैसा होता है टू द राइट, मतलब लेफ्ट टू राइट। आईसी कभी भी हमेशा क्या होता है, कन्वेक्स होता है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आईसी कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, आपस में दो कर्वें आपस में नहीं मिलती। अगर ये आईसी वन है तो सारे पॉइंट इसी पे आएंगे, आईसी टू वाला पॉइंट कभी इस पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और बोलेगा सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन किसमें, आप बोलोगे जो हाइयर कर्व है, सबसे ऊपर वाली है। ठीक है, फिर बोलोगे आईसी कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। और ये कैसा होता है, दो कम्युनिटी के बीच में रिलेशन हमेशा नेगेटिव होता है या इन्वर्स होता है, मतलब उल्टा रिलेशन होता है। और कन्वेक्स क्यों होता है ये आपको याद रखना है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको स्पेशल केस याद करने हैं। सबसे पहले वाले में ये तो आपने पढ़ लिया, नॉर्मल में क्या होता है, डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग की वजह से कैसा होता है, कन्वेक्स बनता है। दूसरा बताया मैंने, इसी को उल्टा याद रखना, डिमिनिशिंग की जगह इंक्रीजिंग हो जाए तो कैसा बनेगा, मार्जिन रेट ऑफ, ये आपका इंक्रीजिंग हो रहा है तो क्या, इसकी वजह से क्या होगा, स्लोप उल्टा हो जाएगा, वो कॉनकेव हो जाएगा, ओरिजिन से कैसा हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। आगे मैंने बताया कि दो अगर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट्स हैं तो मार्जिन रेट कैसा बनता है, कांस्टेंट हो जाएगा। कैसा हो जाए, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि आपके पास अल्टरनेट आप शिफ्ट कर सकते हो, एक नहीं तो दूसरा ले लो, तो कांस्टेंट रहेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ऐसे समझ लो। तो कैसा बनता है, स्ट्रेट बनता है। तीसरा मैंने आपको क्या बताया, लास्ट मैंने क्या बताया, थर्ड आपको, जब वो परफेक्टली कम्प्लीमेंट्री हो तो कैसा बनेगा, एल शेप्ड बनेगा। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अब एक पॉइंट पढ़ते हैं और बजट लाइन अगली क्लास में ख़त्म करेंगे। अब हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस मैप क्या होता है। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए लिखिए, इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है, इंडिफरेंस का मतलब होता है सेम। इंडिफरेंस मैप क्या होता है, तो मैप का मतलब क्या होता है, मैप का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को आप एक साथ, सबको एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हो, जैसे इंडिया का मैप पूरा इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप इसमें सिंपली क्या बोलोगे, ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आईसी, कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व, वेयर, यहाँ पे क्या है, वेयर ईच कर्व रिप्रेजेंट्स, ईच कर्व्स रिप्रेजेंट a certain लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। एक कर्व अपना अपना सेटिस्फेक्शन लेवल बताएगा, उस पर जितने पॉइंट है सबका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होगा। जो दूसरी कर्व होगी वो अपना सेटिस्फेक्शन लेवल बताएगा, तीसरी अपनी बताएगी, सबका अपना अपना सेटिस्फेक्शन लेवल होगा।
ठीक है। अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं, आप बोल सकते हो अ सेट ऑफ आईसी इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। जो एक सेट ऑफ आईसी होता है, एक साथ आईसी कब होगा आप एक साथ लिख देते हो, उसको बोलते हैं क्या, इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप कैसे बनता है, देखिए ए कब बनाई, ये दूसरी बनाई, ये तीसरी बनाई, तो चलता जाएगा। ये आईसी 1 थी, ये इंडिफरेंस कब 2 थी, ये इंडिफरेंस कब 3 थी। इस वाला जो भी पॉइंट होगा वो इस वाले पॉइंट से हमेशा क्या होगा, डिफरेंस होगा, कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इस बात को याद करना, ठीक है। अब मैं बोलूँ सबसे कम IC1, इसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, तो मान लीजिए इसका सेटिस्फेक्शन लेवल 5 है। मैंने ऐसे नंबर में समझाने के लिए लिख रहा हूँ। जो IC कब 2 है, जैसे जैसे दूर जाओगे, मैंने क्या बोला था, सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता जाएगा। इसका हो गया मान लीजिए 7, मैं IC कब 3 के पास गया, इसकी सेटिस्फेक्शन लेवल कितना था 10। तो धीरे धीरे लेवल भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। जो हाइयर होगी उसी का सेटिस्फेक्शन लेवल भी हाइयर होगा, ठीक है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी हाइयर होगा। चलिए गाइज, इसको आपको इतना ही याद करना है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, जो मैंने 4 स्पेशल केस बताए हैं, इनके IC कर्व कैसे कैसे होंगे, इसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, ये पॉइंट याद करने हैं। फिर IC कर्व की प्रॉपर्टी मैंने बताई, कन्वेक्स कब होता है, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, हर एक चीज़ बताई, वो याद करना। एक ऑर्डिनल अप्रोच होती क्या है, उसके फादर कौन है। तो बस अभी तक तो कुछ भी नहीं, अगर आप क्लास देखोगे तो भी आपको याद हो गया होगा, ठीक है। देखिए बजट लाइन क्या होता है, तो बजट क्या होता है कि आपका जैसे इनकम है तो कितना बजट जो आप खर्चे कर रहे हो, जो भी मतलब टोटल ओवरऑल आप एक आइडिया लगाते हो, आप बजट पूरा पढ़ चुके हो। बेसिकली ये क्या होगा, आप बोल सकते हो सेट बजट बिटवीन 2 कमोडिटी। बजट लाइन एक ऐसी लाइन है जहाँ पे आप 2 कमोडिटी के बीच में क्या करते हो, 2 कमोडिटी के बीच में प्राइस को सेट करते हो, अपने बजट को सेट करते हो, वो वाली लाइन को क्या बोलते हैं। जैसे आपको पता है कि आप जो पढ़ रहे हो इंडिफरेंस कर्व, ये 2 कमोडिटी के बीच में होगी, 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाते हो। इसमें आपको एक छोटा सा मैं बताता हूँ फॉर्मूला, बाद में इसको बना के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक कमोडिटी है X, ठीक है, मान लीजिए X, और एक है Y, कुछ भी बोल सकते हो, इसको एप्पल मान लो, इसको बनाना मान लो, इसको एप्पल, इसको बनाना मान लो, ठीक है। अब पहले वाले का प्राइस कुछ होगा जिसको मैं बोलता हूँ पहले का प्राइस PX, और पहले की कुछ क्वांटिटी होगी जिसको मैं QX बोलता हूँ, और यहाँ पे टोटल कुछ आएगा दोनों का। यहाँ पे बाई, यहाँ पे प्राइस होगा बाई का, ठीक है। फिर आएगा आपका दूसरी क्वांटिटी, और टोटल यहाँ पे आएगा। मतलब 2 कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था ना कि आप क्या करते हो, 2 पेयर बनाते हो कि कौन सी चीज़ दोनों में कितनी कितनी लेके मेरा बजट सेट हो जाए। बेसिकली इन दोनों कमोडिटी के बीच में जो आप बजट सेट करते हो, जिसमें आप उस बजट में सेटिस्फाई हो जाते हो, उसको बोलते हैं बजट लाइन। अभी फ़िलहाल आप नहीं समझे होंगे, मैं आपको बोलता हूँ। मान लीजिए 10 रुपये का, 10 रुपीज़ का एक एप्पल आता है, ये हो गया इसका प्राइस, ये हो गया प्राइस जिसको आप PX के नाम से जान रहे हो, पहले वाले कमोडिटी का एप्पल की बात हो रही है। और आपने क्वांटिटी कितनी ली, मान लीजिए आपने 5 सेब ले लिए क्वांटिटी, जिसको मैं क्वांटिटी पहले वाली X के नाम पे जान रहा हूँ। तो आप बताइए टोटल कितना खर्चा हुआ यहाँ पे। तो एक पीस 10 रुपये का, 5 कितने के होंगे, 50 के होंगे। निकलता कैसे है, दोनों का मल्टीप्लाई, 10 में 5, तो यहाँ पे खर्चा कर दिया 50। और मान लीजिए आपके पास टोटल कितना 100 रुपीज़ था। और दूसरी कमोडिटी है बाई, पहली X थी, दूसरी बाई। पहले दूसरे का प्राइस मान लीजिए, दूसरे का प्राइस है 5 रुपये पर, चलिए मैंगो की बात कर लेते हैं, पर मैंगो दूसरी कमोडिटी। तो इसको आप क्या बोलोगे, प्राइस पहले का B बाई। और इसकी कितनी क्वांटिटी लोगे कि बजट में सेट हो जाओगे, कितनी क्वांटिटी लोगे, तो आप इसकी 10 क्वांटिटी लोगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई 50। भाई कॉमन सी बात है, एक पीस 5 रुपये का मैंगो है तो 10 रुपये के 50 लोगे। आपने क्या पेयर बनाए, आपने 5 लिया आपने एप्पल और 10 ले लिए मैंगो, तो एक कॉम्बिनेशन बना लिया दोनों X Y का, और अपने बजट को सेट कर लिया। इन दोनों का बजट टोटल कितना हो गया, 100। तो बजट पूरा हो गया, तो बजट पूरा हो गया। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, टोटल बजट कैसे खर्च किया आपने,
पी एक्स क्यू एक्स, पहले का प्राइस दूसरे का क्वांटिटी। देखो 50 होगा कि नहीं होगा, पहले का प्राइस था 10 रुपये, क्वांटिटी 5, टोटल कितना होगा 50 हो गया। दूसरा कौन सा था, दूसरे का प्राइस और दूसरे की क्वांटिटी, टोटल जो होगा वो हमेशा क्या होगा, जहाँ तो इक्वल होगा, जहाँ छोटा होगा 100 से, बजट से बाहर नहीं जा सकते। आपका टोटल 100 मतलब जो भी टोटल बजट होगा, जो टोटल बजट होगा, इसको 100 की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, चलिए बजट लिख देता हूँ। आपका बजट है टोटल 100 रुपये का, तो 100 से ज़्यादा तो नहीं जा पाओगे आप। तो इसके लिए आप क्या किया, पहले कमोडिटी का टोटल दूसरे का टोटल मिलाओगे तो क्या बनेगा, जहाँ तो वो लेस देन आएगा या इक्वल आएगा जो भी आपका बजट होगा, जो भी आपका बजट होगा, ठीक है। और इसका जो लाइन बनता है वो कैसे बनता है, इसमें आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है कि बजट क्या हो सकता है, पहले का टोटल प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें, टोटल प्राइस ये इसका टोटल, और दोनों को मिला के हमेशा जहाँ तो बजट से छोटा होगा, जहाँ बजट के इक्वल आ सकता है, बड़ा कभी नहीं आएगा, क्योंकि बजट के बाहर आप जा ही नहीं सकते। कोई भी दो चीज़ें ले रहे हो, जितना पैसा उसी हिसाब से चीज़ें लोगे ना, महंगी चीज़ें कैसे ले लोगे। और यही तो वो बजट लाइन होती है जो आपको रोकती है, आपको रोकती है चीज़ों को महंगा लेने के लिए। नहीं तो हर बंदा चाहेगा कि जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है वो हायर वाली कर्व को चूज़ करे, लेकिन उसको रोकता कौन है बीच में, बजट आपको ऊपर नहीं जाने देता। मैं आपको समझाता हूँ, इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए एक साइड आपने एप्पल ले लिए, एक साइड थे आपके एप्पल, जिसको आप बोलोगे कमोडिटी या गुड्स बोल दो, कमोडिटी एक्स। दूसरी साइड आपने क्या ले लिए, मैंगोज ले लिए, चलिए मैंगोज ले लिए, जिसको आप बोल सकते हो कमोडिटी बाई। ये है आपका एक्स एक्सिस पे, ये है आपका बाई एक्सिस पे, ठीक है, ये है आपका बाई एक्सिस पे। अब क्या होता है, एक ऐसी बजट लाइन बनेगी, एक ऐसी बजट लाइन बनेगी, ये आपकी बजट लाइन है, मतलब आपका खर्चा इतना है ना, तो आप इससे ज़्यादा, अगर आप क्वांटिटी यहाँ पे बाई यहाँ पे ले रहे हो तो एक्स को इतनी लेना पड़ेगा इस क्वांटिटी पे, और दोनों के पीछे की जो लाइन बनेगी, अब ये आपका बजट है, मतलब इस साइड जो है वो सारा आपके अंडर है, इससे कम आप कुछ भी ले सकते हो। इस वाली लाइन पे आ जाओ, कहीं भी कम चीज़ें आ रही हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा जाओगे, इससे ज़्यादा जाओगे तो वो आपके बजट से बाहर हो जाएगा, हायर बजट हो जाएगा, उसके लिए वो आपकी रीच नहीं होगी। मतलब एक ऐसी लाइन जो आपके बजट को डिसाइड करती है, और इसी लाइन में रह के आपको अपनी चीज़ें भी लेनी है। जो आपकी आईसी कर्व बनेगी वो इसी लाइन के दायरे में रह के बनेगी, अगर इससे बाहर चली जाएगी तो उसको आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो अभी तक मैंने जो आपको बताया, बेसिकली आपको छोटा सा पॉइंट क्या याद रखना है, देखो कोई ना कोई ऐसी कंडीशन आएगी, एक तो आपकी बजट लाइन ड्रा कर दो, और बजट लाइन को क्या बोलते हैं, प्राइस लाइन, और दूसरी आपने एक आईसी कर्व ड्रा करी, आईसी कर्व, और कोई ना कोई ऐसा सेटिस्फेक्शन लेवल होगा जिस पे आपका बजट भी फिट बैठेगा, और जो आपने चीज़ें चूज़ करी वो आईसी कर्व भी सेट बैठेगा। हर बंदा चाहेगा कि वो इस वाली कर्व को यूज़ करे इसमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन है। तो इस पे आने के लिए कौन रोक रहा है आपको, वो रोक रही है आपको बजट लाइन। कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, ऐसी फिक्स वैल्यू होगी यहाँ पे आपको अपनी चीज़ें भी जो मिली उससे भी सेटिस्फाई हो, और आपका बजट भी पूरा हो रहा है। तो वो इस लाइन पे जो भी इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट को बोलेंगे हम लोग क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अभी आपको मैं बताता हूँ, फिलहाल आपको छोटी सी बात ये याद रखनी है कि जो बजट लाइन होती है, पॉइंट नोट करके लिख लो, जो बजट लाइन होती है वो कैसी होती है, वो डायगोनली होती है, वो डायगोनली होती है, डायगोनली, ठीक है, डायगोनली होती है। और होती कैसी है वो स्ट्रेट होती है। कैसी होती है वो, स्ट्रेट और डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट देखोगे तो कैसी थी, ये स्ट्रेट थी और डाउनवर्ड थी। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि बजट लाइन कैसी होती है, देन आंसर विल बी डायगोनली स्ट्रेट, और डाउनवर्ड में होगी, कैसी होगी, डाउन। इसका जो इक्वेशन बनाया था हमने, क्या बनाया था इक्वेशन, इसका क्या बना था, जो इक्वेशन बना था उसको मैंने बोला था पहले का प्राइस और पहले की क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करो, टोटल आएगा, प्लस दूसरे का प्राइस और दूसरे की क्वांटिटी, ठीक है, बाई दो कमोडिटी ले ली, एक एक्स और एक बाई। ये हमेशा जहाँ तो बजट से छोटी होगी या बजट के इक्वल होगी, इससे बाहर कभी नहीं जाएगी। इस इक्वेशन को भी आप याद करोगे। 2 पॉइंट हो गए आपके, ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है इसमें, जो प्राइस लाइन क्या होती है, प्राइस लाइन, बेटा प्राइस लाइन ही तो आपकी बजट लाइन है, इसका दूसरा नाम ही क्या है, बजट लाइन। तो ये बेसिकली आपके प्राइस के रेशियो को बताती है, ठीक है, क्या बताती है, प्राइस के रेशियो को बताती है, ठीक है। और इसकी इक्वेशन ऐसे बनती है, पी एक्स बाई पी बाई, पहले का प्राइस, पहले कमोडिटी का प्राइस
और दूसरे के प्राइस का रेशियो। अगर पहली वाली कम होगी दूसरी वाली भी कम होगी, मतलब इक्वल वैल्यू रखने के लिए फिलहाल आप इक्वेशन याद रखो खाली फिलहाल के लिए कि पहले का प्राइस और दूसरे का प्राइस दोनों का रेशियो, प्राइस लाइन क्या बताती है, आपके प्राइस का रेशियो बताती है। तो अभी तक आपको बेसिक सी बात यही याद रखनी है बस कि बजट लाइन कैसी होती है, डायगोनली स्ट्रेट होती है डाउनवर्ड की, और इक्वेशन क्या होता है इसका टोटल खर्चे इसके टोटल खर्चे मिला के भी बजट्स के बाहर नहीं जाएगा, जहाँ तो इक्वल होगा जहाँ लेसन होगा, जहाँ तो इक्वल होगा जहाँ लेसन होगा। ये इक्वेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। प्राइस लाइन किसको बोलते हैं, बजट लाइन ही प्राइस लाइन होती है। और प्राइस लाइन मतलब प्राइस का रेशियो निकालते हैं। ये देखिए पहले का प्राइस दूसरे का प्राइस दोनों का रेशियो ले लो, ठीक है, दोनों का रेशियो ले लो। अब मैंने आपको बताया कि एक ऐसा पॉइंट आएगा यहाँ पे आपकी बजट लाइन और जो आप आईसी कर्व आपके बन रहे हैं, जो आपके आईसी कर्व बन रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फाई करेगी उस आपके प्राइस बजट के, मतलब इससे ऊपर आप जाओगे तो इतना खर्चा नहीं है, तो आप कोशिश करोगे कि मेरे पूरे बजट में मैं अपनी चीज़ें ले पाऊँ, मतलब सेटिस्फेक्शन भी ले रहे हो आप, पूरा सेटिस्फेक्शन लेवल भी ले रहे हो और आपका बजट भी पूरा हो रहा है। उसको क्या बोला जाएगा, चलिए इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं अभी। तो आई होप यहाँ तक आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल गया होगा कि बजट लाइन क्या होती है। बजट लाइन एक ऐसी लाइन जो आपके बजट को एक लिमिट सेट करती है कि उससे ना तो आप ऊपर जा सकते हो, नीचे आप रह सकते हो, इसके ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। और एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे एक बजट लाइन आपके बजट में और आपके जितना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का जो भी चीज़ें आप खरीदोगे उनका कॉम्बिनेशन यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो बजट लाइन आपको याद करनी है कौन सी, ये कैसी होती है, ये स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। डाउनवर्ड में कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। या आप बोल सकते हो कैसी होती है, नेगेटिव स्लोप होती है, नेगेटिव स्लोप, क्योंकि नीचे आ रही है ना, नेगेटिव हो रही है, नेगेटिव स्लोप होती है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट, लिखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। चलिए इस पॉइंट को देखते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। इसमें इसको आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो व्हेन, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में ये, व्हेन आईसी कर्व टच बजट लाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, जब आपकी आईसी कर्व, जो आपकी आईसी कर्व बनेगी वो किसको टच करे, आपकी बजट लाइन को, एग्जैक्टली किसको टच करे, आपकी बजट लाइन को। उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और इसको बोलते हैं, ये क्या है आपका, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है ये, बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन लेवल एंड बजट, ठीक है। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल और बजट दोनों के बीच का बेस्ट क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, जिसमें आपका सेटिस्फेक्शन लेवल भी पूरा हो रहा है प्लस आपका जो बजट है उसके अंदर भी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। और बजट लाइन कैसा होता है आपको पता है, स्ट्रेट लाइन और नेगेटिव स्लोप होता है, स्ट्रेट लाइन और नेगेटिव स्लोप होता है। चलिए मैं इसको डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना। चलिए मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका बाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस हो गया। अब एक कॉमोडिटी है एक्स, कुछ भी हो सकता है, कोई कपड़े खरीद रहे हो, एप्पल, मैंगो, कोई भी एक चीज़, और दूसरी कॉमोडिटी आपकी बाई, ठीक है, बाई। अब मान लीजिए पहले वाले में आपने क्या किया, पहले वाले में आपने एक चूज़ करा यहाँ से, ठीक है, और इसका प्राइस था 10, तो ये मान लीजिए आपका 10 था, तो इसका पॉइंट यहाँ पे ये पॉइंट बना, ठीक है, ये पॉइंट बना। दूसरा पॉइंट था आपका, यहाँ से आपने बढ़ाया, कमोडिटी 2 कर ली और इसका प्राइस था 8, तो इसके हिसाब से पॉइंट यहाँ पे आया। बाद में समझाता हूँ ये सारी बातें आपको, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। तीसरी साइड मान लीजिए ये आपका और सस्ता हुआ प्राइस और यहाँ कहीं पॉइंट आया। चौथा पॉइंट ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पे कमोडिटी बढ़ाओगे, यहाँ पे प्राइस, ये बाई वाली कमोडिटी कम होती चली जाएगी, ठीक है। और आपको पता है ये कैसा बनता है, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं ताकि आपका आईसी का पूरा बन जाए। चलिए एक मिनट वेट करना।
यहाँ पे था आपका, ये था आपका वाई, ठीक है। इसके बाद ऐसे हमें कर्व बनानी है, ऐसे मान लीजिए ये पॉइंट आया दूसरा, ये था तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है। तो ये बन रही है आपकी आईसी कर्व। चलिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन कोशिश करना। बजट लाइन आपकी ये आ गई ए बी वाली, ये बजट लाइन आ रही है, स्ट्रेट होती है, डाउनवर्ड होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है, ये आपको पता है। यहाँ पे मैंने पहली आईसी कर्व बनाया, जैसे पहली बार क्या कर रहा था, चीज़ एक ले रहा था, इस साइड से एक, ये एक्स वाली कमोडिटी है, ये बाई वाली, मान लीजिए ये एक्स कमोडिटी, ये बाई कमोडिटी ऊपर वाली। पहले एक चीज़ ली ये वाली और इधर से ली 8 10, तो ये पॉइंट आ गया। दूसरी बार यहाँ पे 8 करी, यहाँ पे 2 कर दी, चीज़ें बढ़ा रहा है, इस साइड एक बढ़ेगी दूसरी कम होगी, मैंने बताया था। तो ये आईसी कर्व बनता है, ये तो आपको पता है। मान लीजिए एक आईसी कर्व आपका आईसी कर्व 1 बन गया, दूसरा बनाया कोई ऐसे बन गया, तीसरा मतलब अलग अलग पेयर में 3 आपने आईसी कर्व बना दिए। पहली बार एप्पल मैंगो का बना दिया, दूसरी बार मैंगो और बनाना का, तीसरी बार कपड़े और वेजिटेबल का, कुछ भी बना दिया आपने, 3 बन गया। अब यहाँ पे होता क्या है, बजट लाइन जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट किसको बोलते हैं, देखिए अगर वो इस लाइन पे जा रहा है तो भी उसको क्या रहा है, बजट पे मिल रही चीज़ें, यहाँ पे बजट था, यहाँ पे बजट था, ऊपर नहीं जा पा रहा है, और नीचे जहाँ पे कुछ पैसे जहाँ पे बच गए, ये चीज़ें आप पूरी नहीं करी। अब ये बंदा क्या करेगा, आप देखो अगर आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए पूरे पैसों में, तो आप इस पॉइंट को उठा लो, सी पॉइंट को, जो कि आईसी कर्व 2 का पॉइंट था, जो कि आईसी कर्व 2 का पॉइंट था, इस कर्व का नहीं था। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप बोल सकते हो ए एंड बी जो है वो क्या है, वो आईसी कर्व 1 के ऊपर है, और सी है वो किसके ऊपर है, वो आईसी कर्व 2 के ऊपर है। इन तीनों का एक पेयर बनाया मैंने क्या किया, ए बी और सी, इन तीनों को खरीद लिया, इन तीनों चीज़ों को मैंने इसके पेयर बना लिए। पहला कॉम्बिनेशन इसका लिया, दूसरा कॉम्बिनेशन मैंने दूसरी कर्व का ले लिया, और तीसरा कॉम्बिनेशन मैंने आईसी कर्व 1 का ही ले लिया, मतलब 3 कॉम्बिनेशन मैंने ले लिया अलग अलग, और मैंने 2 कर्व का इस्तेमाल कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पे एक तो मैं बजट लाइन के पूरा आ रहा हूँ, बजट लाइन से ना तो ऊपर जा रहा हूँ ना तो नीचे, और दूसरा मुझे सेटिस्फेक्शन भी सबसे ज़्यादा मिल रहा है मैक्सिमम, जैसे उससे ऊपर जाओगे सेटिस्फेक्शन सबसे हाई होगा, बट इससे ऊपर आप जा नहीं सकते बजट लाइन से। तो बेसिकली होता भी यही है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता क्या है, मैं आपको लिख देता हूँ, इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ। देखो होता क्या बेसिकली, ये चलिए होता क्या है ये लिख लो, अ कंज्यूमर, फिर आपको मैं बता दूंगा कि आपको कौन से पॉइंट याद रखने हैं बस, ठीक है। जैसे मैं लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि कौन कौन से आपको कर्व याद रखने हैं। एक कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा कब, व्हेन ही इज डेरिविंग मैक्सिमम पॉसिबल satisfaction from the goods, and therefore is in no position to rearrange his purchase of good। बोल रहा कि एक कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम होगा जब वो क्या करेगा, अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेगा गुड से, और बाद में वो क्या नहीं कर सकता, इस पोजीशन को रीअरेंज नहीं कर सकता, मतलब इससे बेस्ट आपको कॉम्बिनेशन मिल ही नहीं सकता। वो वाली पॉसिबिलिटी जिस पे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जैसे आपने देखा एक कर्व का मैं 2 पॉइंट यहाँ से उठा लिए और तीसरा पॉइंट यहाँ से, ये जो पॉइंट बना ना तीसरे वाला ये पॉइंट है जो कर्व को टच कर रहा है, इसी कर्व को पूरा, इसको बोलेगा क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। आपको याद रखना है, इसमें पॉइंट पूछा जाएगा सबसे पहले, बजट लाइन जो होती है वो कैसी होती है, बजट लाइन याद रखना टेंजेंट होती है, कैसी, टेंजेंट टू आईसी कर्व। जो आपकी बजट लाइन होती है वो क्या होती है, वो आईसी कर्व की टेंजेंट होती है। देखो ये आईसी कर्व था, ये इसका टेंजेंट क्या होता है, जब कोई सर्कल के बाहर ऐसे लाइन टच करके जाती है, तो ये देखिए सर्कल की तरह था, हाफ सेमी सर्कल था, यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये कैसा बन रहा है, टेंजेंट हो रहा है। बजट लाइन क्या है, आईसी कर्व से कैसी होती है, वो टेंजेंट होती है, आईसी कर्व से कैसी होती है,
टेंजेंट होती है, टेंजेंट होती है। एक बात ये याद रखना। दूसरी बात ये याद रखना कि इसमें क्या होता है, आपका जो आईसी कर्व का जो स्लोप होता है, जो आईसी कर्व का स्लोप होता है वो बराबर होता है आपके प्राइस लाइन, जो बजट लाइन है जो आपकी स्लोप के, दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। दोनों का स्लोप कैसा होता है, इक्वल होता है। प्राइस लाइन आपको बताया था मैंने, पी एक्स बाई पी वाई, दोनों का प्राइस का रेशियो, ठीक है। और आईसी कर्व का क्या होता है, आईसी कर्व देखो, आईसी कर्व पहले ही बता चुका हूँ। आप बताइए आईसी लाइन क्या होता है, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो क्या होता है, वो डिक्रीजिंग होता है। पहले ही बता चुका हूँ मैंने, वो कंडीशन के हिसाब से चलोगे। आपने पढ़ा था डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, पढ़ा था आपने, हमेशा डिक्रीजिंग होता है। क्वेश्चन आपको डिक्रीजिंग ही लगा के आना है। लेकिन अगर वो स्पेशल केसेस देगा तब वो पूछेगा इंक्रीजिंग कब होता है, कब नेगेटिव होता है, कब कांस्टेंट होता है। वो स्पेशल केसेस थे, स्पेशल के लिए उसको कंडीशन भी स्पेशल देनी पड़ेगी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है लैपटॉप भी, ये अपने आप ही बीच। चलिए गाइज, अब आप लिख लीजिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ बजट लाइन। बस यही से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। बजट लाइन क्या होती है मैंने आपको बता दिया, वो क्या होती है। देखो मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट अभी क्लास के लास्ट में इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, बस आप वो वही पढ़ के जाना। बजट लाइन में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, कोई आपको ग्राफ नहीं बनाने को पूछेगा, ठीक है। बस आपको ग्राफ की लाइन कौन सी बनती है ये याद रखना होता है। तो बजट लाइन की जो प्रॉपर्टी है वो लिख लो एक बार, वो आपको लिख लो। सबसे पहले लिखो कि बजट लाइन कैसी होती है, ये नेगेटिव स्लोप होती है, मतलब डाउनवर्ड होती है ना। कैसी होती है, नेगेटिव स्लोप होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि स्लोप पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है। दूसरा मैंने आपको पहले ही बता दिया कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। आपको पता है बजट लाइन कैसे, ऐसे बनती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तीसरी चीज़ देखो, तीसरी चीज़ देखो, तीसरी चीज़ देखो, ये क्या होता है, ये रियल इनकम के ऊपर निकलती है, रियल इनकम लाइन, रियल इनकम लाइन। रियल इनकम लाइन कौन सी होती है, जब पूरी की पूरी इनकम एक रैशनल तरीके से यूज़ की जाती है। रैशनल मतलब एक सोची समझी, सबको ये पता होता है कि इसकी सबकी मतलब नॉलेज होती है, ऐसा मान के चलते हैं ये, ठीक है। ये चीज़, ये क्या होता है, ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टेंजेंट टू आईसी कैसी होती है, टेंजेंट टू आईसी। आईसी कब के कैसी होती है, टेंजेंट होती है, टेंजेंट होती है, याद करना। एक पॉइंट तो ये है इंपॉर्टेंट, दूसरी स्ट्रेट लाइन होती है, तीसरी नेगेटिव होती है। ये पॉइंट आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। जो आईसी स्लोप होती है वो एमआरएस कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है। बजट लाइन कैसे बनती है, आपको बोलेगा प्राइस लाइन, वो रेशियो कैसा होता है, पी एक्स बाई पी वाई, दोनों का प्राइस का रेशियो होता है, दोनों कमोडिटी के प्राइस का रेशियो होता है, ठीक है। और एक कंडीशन में ये क्या हो जाता है, दोनों इस केस में इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जब आपकी आईसी कर्व जो स्लोप होती है वो किसके बराबर होती है, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के। और जो बजट लाइन होती है वो क्या होती है आपकी, इसका याद रखना, पी एक्स बाई पी वाई, क्योंकि दोनों के प्राइस का रेशियो होता है। इन दोनों में ये आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाती हैं, दोनों इक्वल हो जाती हैं, मतलब इक्वल लिख सकते हो आप लिख सकते हो आईसी स्लोप, आईसी कर्व स्लोप इक्वल टू बजट लाइन, ठीक है, आप लिख सकते हो। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना, बस आपको वही पढ़ के एग्जाम में जाने हैं। सबसे पहले आपको मैं टोटली आपको कंक्लूजन बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं आपको इसका कंक्लूजन बता रहा हूँ, सीधे बस आपको एग्जाम में वही पढ़ के जाने हैं बजट लाइन में। बाकी जो पहले 2 क्लासेस पढ़ी वो इंपॉर्टेंट थी इसकी। सबसे पहला लिखना, सबसे पहले क्या लिखना आपको, बजट लाइन कैसी होती है, आपका आंसर होना चाहिए कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन और डाउनवर्ड होती है। कैसी होती है, नेगेटिव होती है। कैसी होती है, नेगेटिव होती है। इसमें एक इक्वेशन बताई थी मैंने, प्राइस क्वांटिटी प्लस प्राइस बाई का और क्वांटिटी बाई का, दोनों का सम हमेशा लेस देन इक्वल आएगा बजट के, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल लेके भी बताया था। और जो प्राइस लाइन होती है, इसी को बजट लाइन भी बोला जाता है, प्राइस लाइन, ये बराबर आपकी प्राइस रेशियो के, ये पॉइंट याद रखना, प्राइस लाइन आपके प्राइस रेशियो के बराबर होती है। फिर मैंने बताया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, आपको आंसर देना, जब आईसी कर्व टच करे आपकी बजट लाइन को, उस पॉइंट को बोला जाएगा कंज्यूमर अभी क्या है, इक्विलिब्रियम है। और ये भी स्ट्रेट लाइन और नेगेटिव स्लोप होगा इसका भी, ठीक है। और जब दोनों को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन से बजट लाइन के अंदर मिल जाएगा, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जब दोनों। और आपको याद रखना ये टच कैसे करती है, टेंजेंट होती है। बजट लाइन क्या होती है, टेंजेंट टू आईसी कर्व। कौन, बजट लाइन, लिख लेना बजट
लाइन क्या होती है, टेंजेंट होती है आईसी कर्व के। इस केस में क्या होता है, जो आईसी कर्व की स्लोप होती है वो बराबर किसकी होती है, वो आपकी प्राइस लाइन स्लोप के बराबर होती है। प्राइस लाइन स्लोप होता है पी एक्स बाई पी बाई, और यहाँ पे होता है एम आर एस, क्या होता है, एम आर एस डिक्रीजिंग होता है, एम आर एस डिक्रीजिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये 3-4 पॉइंट है जो आपको बस पढ़ के जाना है, इतने ही आपके इंपॉर्टेंट है। और ये था आपका बजट लाइन का टॉपिक। इससे पहले मैं आपको आईसी कर्व के बारे में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। मैं आपको 4 कंडीशनें बता चुका हूँ कि परफेक्टली सब्स्टिट्यूट के अंदर, परफेक्टली कंपटीशन के अंदर, नॉर्मल के अंदर और इंक्रीजिंग एम आर एस के अंदर कैसी कैसी स्लोप बनेगी, ये आपको याद करनी चारों पॉइंट। ठीक है, बाकी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी इसकी हम एमसीक्यूज करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।